नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में एक बिल लेकर आया गया है और उस बिल की अगर हम बात करें तो उस बिल के बारे में जो किसान है वो क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हम बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर 112-13 दिन से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं। यहां पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शमशेर जी, जिन्होंने पूरा इस बिल को लेकर के रिसर्च किया है और इनसे ही जानेंगे समझेंगे कि ये जो बिल है ये क्या है और इस बिल से क्या इफ़ेक्ट किसानों पर पड़ेगा। डायरेक्ट ये बात हम यहीं से शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके। शमशेर जी, पहले तो हमारे दर्शकों को धन्यवाद करें सर। नमस्कार जी। जो चैनल एनालिसिस दिखाते हैं, ज़मीन से रिपोर्टिंग दिखाते हैं, दर्शकों को उन चैनलों का साथ देना चाहिए, उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम बनाएं, सब्सक्राइब कराएं, ताकि आंदोलन से जुड़ी हुई सच्चाइयाँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें। हाँ जी, नमस्कार। बताएं सर, ये जो बिल है, जो बिल विधानसभा में पास किया गया है, क्या कहना है आपका इसको लेकर के? प्रदीप जी, 18 मार्च 2021 इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा और इसको काला कानून भी आप कह सकते हैं। एक तरह की अघोषित इमरजेंसी आज पूरे हरियाणा में लागू कर दी गई है। आज ही के पेपर में ट्रिब्यून में एक खबर लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा अगर सीएम विंडो पे अगर कोई कंप्लेंट थी तो सबसे ज़्यादा पुलिस महकमे में थी। वो अनिल विज के पास आता है महकमा, जो अपने महकमे के भ्रष्टाचार को नहीं संभाल पाए और आंदोलन के लिए लोगों को आज प्रधान सेवक ने कंपेल किया है। मुझे ये बता दीजिए, जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, टिकरी है, सिंगू है, कि इन्होंने यहाँ पे पक्के स्लैब डाले हुए हैं 4-4 फुट के खोद के, कि इन्होंने यहाँ कीले गाड़ी हुई हैं। जो पंजाब से मेरे भाई चले थे, उनका दिल्ली में आने का एक अधिकार था, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए थे। उन पे जेनेवा समझौते को भी कैंसिल करते हुए, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए, एक्सपायर डेट के आंसू गैस के गोले किन्होंने छोड़े, पानी की बौछारों से किसके आदेशों से किसानों की जान गई, और जो राष्ट्रीय मार्ग स्वयं उन्हें उखाड़े, क्या उनके लिए कोई लायबिलिटी तय होगी? जो खुद डरे हुए थे, उन्होंने आज आंदोलन में संवाद, जो डेमोक्रेटिक में बड़ी चीज़ होती है, उसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में एक फासिस्ट एक कानून लेके आए हैं। और वो कानून मैं बता दूं आपको, इस देश में आपको पता होगा सेक्शन 147, 148, 149 दंगों के लिए बहुत से सेक्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं, और सीआरपीसी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी व्यवस्था है कि किसी की भी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो ये आपका 1984 में कानून था, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज, जो सिविल कानून था वो भी काम कर रहा था। ये आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक टारगेट ये होता है कि आपको किसी भी बड़े सेक्शन का कोई डैमेज करने से रोका जाए। लेकिन ये डेटरेंट है, ये डेकोरेंट स्टेप इन्होंने क्या उठाया। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में एक लॉ ऑफ टॉर्ट बोलते हैं हमारी लीगल भाषा में, जो रॉन्ग डूइंग के लिए जिसमें आप कंपनसेशन कर सकते हैं। जब सिविल रेमेडी भी यहाँ अवेलेबल थी, क्रिमिनल के लिए भी यहाँ सेक्शंस थे, तो क्या ज़रूरत पड़ी आज कि आपने क्रिमिनल के भी बेस्ट पार्ट उठा लिए, सिविल के भी आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट कंट्रोल में आप एक ऐसे क्वाशल जुडिशल हथियार लेके आए हैं। जब आप आंदोलन को शहादत के बाद, मुद्दों के बाद, पहली बार इतिहास याद रखेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रधानमंत्री को ना बुला के दर्शन पाल किसान नेता को बुलाया गया, तो आप जब मुद्दों पे आप बात करने के लिए तैयार नहीं होते, प्रचार मीडियम आपका फेल हो गया, तो अब आंदोलन को कुचलने के लिए, जैसे बहादुरगढ़ में यहाँ कोई भी पक्का स्ट्रक्चर नहीं खड़ी की गई, ना कोई सीमेंट किसी में यूज हुई, ना ही कोई यहाँ पे नींव खोदी गई, ये झोपड़ियाँ लगा के ऊपर छप्पर डाले थे, उनसे भी विचलित होकर ये FIR करा रहे हैं। अगर ये सड़क पे नहीं बैठेंगे तो क्या वो SDM और DC के कार्यालय में बैठेंगे? तो इसी तरह से इन्होंने ये जो प्रयास किया है, कहने को ये क्वासी जुडिशल है, इसमें आज बहस थी गर्मा गर्म। मैं शुक्रगुजार करता हूँ सांगवान खाप के जो प्रतिनिधि भी हैं और MLA सोमवीर सांगवान, उन्होंने सीधा संदेश दिया, आप पब्लिक को, आंदोलन को जितना दबाओगे, आंदोलन उतनी ताकत से उभरेगा। ये आप गला घोट रहे हो। तो खड़े हुए हमारे वहाँ पे दिग्विजय हमारे CM साहब, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं, ये तो एक सिविल नेचर का लॉ है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसमें जो सेक्शन 3 है
उसमें रिपोर्ट पे तुरंत पुलिस अफसर को एफआईआर दर्ज करनी होती है। एसडीएम लेवल तक, यहाँ की छोटी छोटी दुकान, पेट्रोल पंप यूनिट लेवल तक जो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं, उनका खर्चा भी आंदोलनकारियों से वसूलने का प्रोविज़न आपको क्यों डालना पड़ा? तो ये इस आंदोलन के कुछ धब्बे हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ एक रिट आई थी। रिट में डायरेक्शन दी गई, मीडिया के लिए भी डायरेक्शन दी गई, पुलिस के लिए भी दी गई और प्रोटेस्टर को भी कुछ उसमें सीमाएं दी गई। तो उस गाइडलाइंस पे जज डी.के. बासु की सुप्रीम कोर्ट की जो सुपरा है, उस पर आज तक कोई सरकार खरी नहीं उतरी। तो आपने उसको तोड़ मरोड़ के ये काला कानून आप लेके आए हैं। हाँ जी, पूछिए। सर ये बताएं कि जिस तरह से जो ये कानून की आप बात कर रहे हैं, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी इस मामले को लेकर के। वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा जो है बातचीत किसानों के साथ में हुई थी कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर ना खड़ा करे, और फिर भी किसानों के द्वारा खड़ा कर लिया गया है। लेकिन उन्होंने जो एफआईआर है उसमें नाम किसी का नहीं डाला है, बगैर नाम के डाली गई है। उसकी पृष्ठभूमि का आगे बढ़ाते हुए तो ये कानून लाया गया है। रात को जब पूरा शहर कोई पंखे में भी अपने घर नहीं रुकता, तो यहाँ मच्छरों में जैसे रात को बिजली काटी गई, पानी की व्यवस्था काटी गई, क्या किसान को मारने के लिए इतने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं? मोदी जी, क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि उस अन्नदाता का धन्यवाद करने की बजाय आप ऐसे कानून ला रहे हैं? मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है कि 1000 मिनिमम इन्होंने उसमें रखा है कि 1000 के डैमेज को भी आप इसमें क्लेम में डाल सकते हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, उनके अधिकारियों को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में रखा गया है, उनको इम्यूनिटी दी गई है, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी तक के खर्चे सारे आंदोलनकारियों से वसूलने के प्रोविज़न बनाए हैं। आप इसके सेक्शन 3 के आप ये देखिए 1, इसमें लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन शैल इमीडिएटली रिपोर्ट द अक्यूरेंस ऑफ इंसिडेंट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ एफआईआर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि पुलिस से एफआईआर करके तुरंत मजिस्ट्रेट को इसमें सूचित करेगी। प्रोसीजर्स में भी लिखा हुआ है, कोई संस्थान या पब्लिक प्रॉपर्टी की बात है तो अपना वो लीगल आदमी इसमें ऑथराइज करके इस चीज़ को आगे प्लीड करेंगे। तो इसमें कॉग्निजेबल हो गया, तो आप क्रिमिनल नेचर भी है, तो पहली बात तो झूठ है, आपके मुख्यमंत्री की यही पर पकड़ी जाती है। दूसरा, फिर इसमें जो सिविल कोर्ट के असीमित अधिकार इस ट्रिब्यूनल्स को दिए गए हैं, और साथ में क्या कहा गया कि जो ट्रिब्यूनल है वो जुडिशल प्रोसीडिंग के तहत काम करेगा। इसमें एक्स पार्टी की रेमेडी भी दी गई है, यानी कि जैसे आपने किसी को सम्मन करने का राइट है, और अगर कोई किसी कारण से उसको सम्मन सर्विस नहीं हुआ, आप एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकते हो, उसकी संपत्ति सीज कर सकते हो आंदोलन से जुड़े हुए आदमी की। और इसमें चौंकाने वाली बात है कि जो सिविल कोर्ट की पावर हैं वो असीमित अधिकार भी इनको ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और ये लगाओ आप कि ये समय बाधित प्रक्रिया रहेगी, 30 दिन इसमें समय निश्चित किया गया है, यानी कि स्पीडी रिकवरी में दी गई है। समनिंग की, इन्फोर्समेंट, अटेंडेंस टू पर्सनस की इसमें पावर है, डिस्कवरी प्रोडक्शंस की है, और जो समरी प्रोसीजर होती है उसमें एफिडेविट से इसमें रिटन स्टेटमेंट काउंटर टू काउंटर चलेगा। और एविडेंस एक्ट का इसमें प्योरली जैसे अपना कोर्ट ट्रायल होती है उस तरह के एडमिसिबल एविडेंस प्रोसीजर इन्होंने एविडेंस एक्ट 1872 को इसमें लागू किया गया है। एक से ज़्यादा मल्टीपल इसमें एजेंसीज आप अपॉइंट कर सकते हैं, और क्षति का अगर कोई नुकसान है उसके टेक्निकल एवोल्यूशन के लिए भी आप इसमें एक से ज़्यादा कमेटी कर सकते हो। अब मीडिया पे क्या असर आएगा ये चीज़ मैं आपको बता दूं। सबसे इस एक्ट को समझना है तो सेक्शन 14 के दो सब क्लॉज में जाइए। इसमें लिखा हुआ है कि जो नेतृत्व करता है कंपनसेशन रिकवरेबल फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन लीडिंग, यानी कि जो आंदोलन जिसके नेतृत्व में चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जिस यूनियन की कॉल पे कोई या जो स्टेज है यूनियन है उनको इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। प्लानिंग में 120 में आप कहीं भी दूर बैठे किसी मीडिया ने रिपोर्टिंग की है उसको रिस्पॉन्सिबल बिठा के किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने फेसबुक, जो राइट टू एक्सप्रेशन था हमारा आर्टिकल 19 में और 21 में जो हमारी फ्रीडम थी उसको इन्होंने बिल्कुल इन्फ्रिंज करके आपको इसके ऑफेंस में जोड़ दिया है। एक्सॉर्टिंग, इंस्टिगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड कमिटिंग द इंसिडेंट दैट लीड टू डैमेज, यानी कि आपने इसमें योजना, सहायता, उकसाना, भागीदारी, परोक्ष रूप से शामिल होना, यानी कि बीइंग आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी कहीं करना चाहते हो, कोई विभाग है आपका जैसे LIC आज बैठी थी
तो जब आप बातचीत करने के लिए बगैर हथियार के कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, लोग अपने विचार शेयर कर सकते हैं, संस्था खड़ी कर सकते हैं, तो जब भी वो बैठेंगे उस जगह वाला ऑफेंस में आ गया। जो मीडिया ट्रायल करेगा उस पर एक्सप्रेशन करेगा वो लोग उसमें आ गए। तो इसमें शमशेर जी ये बताएं कि जिस तरह से जो ये कानून लाया गया है, क्या ये हरियाणा प्रदेश में ही लाया गया है या मतलब और भी कई अन्य ऐसे प्रदेश है, स्टेट है, वहाँ पर भी इस तरह का कानून? ऐसे अनूठे प्रयोग आजकल हरियाणा में ही होते हैं कि सड़कें खुद खोदो और उनका डैमेज आप पब्लिक पे डालो। और इसमें एक कुड़की का भी प्रोविज़न दिया गया है। लैंड एरियर और रेवेन्यू एक्ट के तहत आप उसकी ज़मीन संपत्ति भी कुड़की कर सकते हो। जैसे ही ट्रिब्यूनल ने आपको नोटिस कर दिया, ट्रिब्यूनल कमिश्नर के पास ये राइट रहेंगे कि आपके जितने बैंक खाते हैं, आपके पेंशन का खाता है, किसी बूढ़े का, किसी का और कोई सेविंग है, वो सीज कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी भी वो सीज कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एक घोषित इमरजेंसी है। कहने को ये सरकारी खजाने में जाएगा, लेकिन इनमें एक व्यवस्था कर दी। आपने पता आपके टैक्स से सीआरपी बनती है, पैरा फोर्सेज बनती हैं, पुलिस की तनख्वाह आपके हमारे टैक्स पेइंग से जाती है। इसमें डबल जियोपार्डी ये है कि वो तो आप दोगे ही दोगे। जब ये आप पे ट्रायल चलेगी तो जितनी पुलिस आपके आंदोलन को व्यवस्थित करने में लगी है उसका खर्चा। अब ये चीज़ मैं टोलों से जोड़ता हूँ। टोल पे जितनी सिक्योरिटी दी गई, आज टोल फ्री किए गए हैं, उनका पूरा डैमेज बना के सिक्योरिटी का सारा उन पे आपके प्रोटेस्टर्स पे डाल सकते हैं और आज डालेंगे। और ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर इसका कोई डिप्लोमेटिक हल नहीं निकला, पीडीओ तो आगे कोई आंदोलन नहीं लड़ पाएगा। और 1 करोड़ रुपए तक ये एक आदमी से रिकवरी कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट इन्होंने 10 करोड़ रखी हुई है। जब पर कैपिटा इनकम आती है तो स्टेट की 2700 रुपये इनकम एक आदमी की आमदनी। और रिकवरी जैसे किसानों के लिए पोल्यूशन का बनाया था कि 1 करोड़ का, यहाँ भी 1 करोड़ से कम इनकी कोई रिकवरी नहीं होती। अच्छा सर, ये बताएं जिस तरह से जो ये आप बता रहे हैं कानून लेकर आया गया है, इससे क्या आपको ये नहीं लगता है कि सीधा का सीधा जो है भारत के जो संविधान के अंदर एक अधिव्यक्ति की जो आज़ादी की अगर हम बात करें, उनका कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेने का भी पावर है या कई इस तरह के जो कानून जो है जनहित की बात उठा दी आपने। यही वो स्टेज थी जब मुख्यमंत्री ने सड़कें उखाड़ी, जब ये 281 साधते, जब सुओ मोटो कॉग्निजेशन अगर हो जाता तो आज ये काले कानून लोगों को ना भुगतने पड़ते। जैसे मैं आपको बता रहा था, 6% ब्याज के साथ आपसे रिकवरी है। और यदि आप न्यायालय में भी जाना चाहोगे, आप कहीं आंदोलन में पीसफुल बैठ के आ गए, एक दिन आपके एविडेंस आ गए वीडियो रिकॉर्डिंग से, और आप उसमें उसको चैलेंज करते हो हाई कोर्ट में, तो मान लो आप पे 2.5 करोड़ का है, तो उसका 20% पैसा जब तक आप जमा नहीं कराओगे, आपकी हाई कोर्ट में एडमिट नहीं होगी। यानी कि आपको जो कानूनी अधिकार है वो भी 20% अग्रिम जुर्माने के साथ है। तो मतलब एक तरह से आपको इतना दोहन हो जाएगा। और किसी आदमी ने दुकान पे अपनी सिक्योरिटी रख रखी है, पेट्रोल पंप ने रख रखी है, डिविजन्स लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हर लेवल पे ये क्लेम डालेंगे। ये जो शहर में जो चारों तरफ हमारे भाई बैठे हैं जो अलग अलग तरीके से सरकार से पीड़ित हैं, एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल में इसमें डलवाएंगे, ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन, और उनकी रिकवरी प्रोसेस ये शुरू कर देंगे। तो इसमें जो भी आप पे एफआईआर होगी कहीं पे अगर सीआरपीसी में, वो अतिरिक्त रहेगी, ये कार्रवाई अलग रहेगी और लॉ ऑफ टॉर्ट अलग रहेगा। यानी कि 3 तरह से किसान पे शिकंजा रखा जा रहा है और ये बहुत दुख की बात है। अच्छा शमशेर जी, ये बताएं कि जिस तरह से ये जो हरियाणा के अंदर ये बिल लाया गया है, और क्या ये ऐसा भी माना जा सकता है कि ये एक प्रयोग हो और अगर यहाँ पर ये सक्सेस हो जाते हैं तो पूरे देश में भी ये कानून लागू हो जाए? देखो, आंदोलन कोई व्यवस्थित तरीके से हम नहीं कह सकते कि एक ऑर्गेनाइज बॉडी आंदोलन होता है। पीड़ित लोग आते हैं, अपने देश की उनको संपत्ति से प्यार होता है, सुरक्षा भी वो रखते हैं। जैसे बहादुर में देखा हो, कोई एफआईआर तक नहीं आंदोलनकारियों की किसी भी, ना कोई लूटपाट की, ना कोई बलात्कार की। तो आंदोलनकारियों को सिर्फ जो आंदोलन में और जो सेक्शन शामिल हो रहे हैं, जैसे एलआईसी है, बैंकिंग है, जो स्ट्राइक पे कर रहे हैं, आज जेबीटी टीचर को ये कह दिया सीएम ने हाउस में खड़ा होकर, आगे से जेबीटी के हम कोर्स को भी बंद कर रहे हैं, हमारी शिक्षा पद्धति में टीचर्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप बड़े से बड़े वर्ग को ख़त्म कर रहे हो, 23 पीएसयू सेक्टर को बेच चुके हैं। मैं तो चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर आपको छोटा बच्चा कोई भीख मांगता हुआ मिल जाए तो उसको गलती से सिर्फ खाना खिला दो, उसको पैसे दे के संघ में मत भेज देना, नहीं तो वो योगी और मोदी बन के वो ऐसी परंपरा से निकलेगा
ना उसको उसके देश से मतलब होगा, ना देश के मजदूर से कोई मतलब होगा, ना देश के किसान से कोई मतलब होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से जो हरियाणा की अगर हम बात करें, जो विधायक, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तो उसमें भी आपने देखा है किस तरह से जो सरकार, जो विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया उसको कैसे आपने कल भी हमें बताया था। अब ये सवाल ही उठता है कि जो लोग किसान हितैषी विधायक अपने आप को बताते हैं, वो इस बिल को पास करवाने के समय में क्या कर रहे थे? वो प्रचार मीडियम का उपयोग करेंगे। आज जैसे ही उसमें थोड़ा नूरा कुश्ती कर दी इन्होंने। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब हुड्डा को भी पता था तुम्हारी संख्या 30 से भी कम है, वो भी टूट सकते हैं, व्हीप नहीं लगाओगे। और उस टाइम पे जो आपका मैंने बताया था कि लॉजिस्टिक घोटाला था 8 जगह जो अडानी का, उसको दबाने के लिए और विधानसभा को कमेटी ऐसी ना बन जाए सर्वदलीय जो उसके रिकॉर्ड को रिकॉल कर ले। CLU स्कैम को 3.25 करोड़ जो कंडीशन थी उसको 15 लाख रातों रात किया आपने, आप ही ने दिखाया था ये। तो अब विपक्ष है कहाँ पे? हुड्डा एक मोशन करते हैं वहाँ पे, अमेंडमेंट के लिए नोटिस करते हैं, पूरे व्यवस्था से होता है वो। उसमें वो इसलिए नकार देते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले फाइल होता है। उसमें अगर दबाव में JJP वाले भी साइन कर दें, उनमें मांग करी थी कि भी MSP को आपके APMC से जोड़ा जाए। मंडी स्टेट का मैटर था, एंसिलियर उसमें से ये पास होके सेंटर पे अप्रूवल हो जाता। पंजाब सरकार कर चुकी है ये, लेकिन जिस तरह से कल छोकर पे इन्होंने वो मारे ED के छापे, 2 कांग्रेस के विधायकों पे ED के छापे मारे, बलराज कुंडू पे मारे, वो अपना पेन कलम छोड़ के तुरंत भाग गई वहाँ से। इनके भगोड़े विधायक हैं, जब CM ने सीधा कह दिया पेन लीजिए, कागज़ लीजिए, आप कमेटी में बना लीजिए संशोधित कानून, और इस कानून से अपना 2 MLA तुरंत रिजाइन कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है रेड शुरू हो गई है और कमेटी में वही लिखा जाएगा जो खट्टर और अमित शाह चाहेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि कल भी मैंने बात की थी तो ये सामने निकल के आ रहा है कि कांग्रेस और BJP दोनों ही एक मिली भगत करके किसानों के जज्बातों के साथ खेल रही है। इसमें आप कितना सच्चाई मानते हैं? क्योंकि ये बिल आ गया है, बिल का विरोध नहीं किया गया है। जज्बात नहीं, अब तो ये लगाओ लाशों के साथ खेल रहे हैं। अगर 9 आदमी लिखित सुसाइड करते हैं तो कंपेल टू सुसाइड आपके CRPC में प्रोविजन है, उसका आपको 7 साल की जेल हो सकती है। जब 9 आदमी प्रधानमंत्री के नाम पे, खट्टर के नाम पे, कृषि मंत्री के नाम पे लिखित सुसाइड करते हैं, 281 किसानों की जान जाती है। जब आप इतना बड़ा ऑफेंस है, क्यों नहीं लिया आपने सो मोटो कॉग्निजेंस? क्यों नहीं विपक्ष उस पर बोलना चाहता? आज विधानसभा सिर्फ एजेंसी से चल रही है। कांग्रेस को तुरंत बहुमत से रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए। जब उनको पता है कि संख्या कम है और फिर भी वो उनके इशारे पे नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, तो इसका मतलब किसान आंदोलन को मिलजुल के कमज़ोर कर रहे हैं। अगर इस आंदोलन की शहादत के बाद भी किसान नहीं जागा तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वे गूंगी पैदा होंगी। मैं इस चैनल से जहाँ भी जो सुनने वाले हैं, आप पीसफुल कल जहाँ बाथरूम से बोलिए, रजाई से बोलिए, बैल्कोनी से बोलिए, कहीं अपने हाथ पे पट्टी बांध के बोलिए, बैंक से बोलिए, कहीं SDM ऑफिस से बोलिए, जिस पद पे बैठे वहाँ से बोलिए। इसका कल विरोध होना चाहिए। इनकी प्रतियां हर शहर में पीसफुल तरीके से इस कानून की जलनी चाहिए। और कानून जब तक रद्द नहीं होता, विपक्ष को भी मत घुसने दो। विपक्ष के भी इस राजनीति से इतना परहेज़ कर लो। जब ये विपक्ष में होगी सत्ता, इन्होंने भी आंदोलन किए हैं, और जितने राइट गुजरात में हुए हैं, डेरा सच्चा सौदा में पंचकूला जला, आपके फैसला लिख के लाए वहाँ पे जेटली जी डॉक्यूमेंट राइटर से, रात रात को जज बदला गया, आज तक उन पे ये रिकवरी नहीं की। इनकी दंगों पे जिन मंत्री आते हैं इनके, उनकी रिकवरी नहीं होती। वेस्टर्न UP जला, पूरा हरियाणा इन्होंने जलवाया। तो मतलब जो बड़ी मछलियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, संघ है, RSS हैं, इनकी स्टेटमेंटों पे शहरों में आग लगती हैं। इनसे कोई रिकवरी का कोई मोड नहीं है। सिर्फ आप पब्लिक जो पीसफुल तरीके से इस आज़ादी की जो शुरुआत है वो 1942 के आंदोलन से है। और ये सबसे पहले कि इसमें फंडामेंटल राइट्स को एक सर्वोच्च दी गई थी। आपका राइट टू प्रोटेस्ट ही छीन गया, तो आप ये ताश खेलते रह जाओ, आप ये तमाशगीर बनते रह जाओ, आपकी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। यदि आज भी आप अपने लिए नहीं बोलते, नहीं खड़े होते, तो ये लगा लो कि जो अंग्रेज़ और मुगलों ने देश पे राज किया था, कहीं ना कहीं आप उनके अवैध DNA हो। आप उन शहीदों की संतान हो ही नहीं सकते, ना इस देश का DNA हो सकते। जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ गया था काले कानून पे, उसी ने आज़ादी दिलाई थी, उसी भारतीय ने। तो अगर थोड़ा भी आपके खून में अगर इस भारत का, इस मिट्टी का, अन्न है अन्नदाता का, तो अन्न खाने वाला अन्नदाता के साथ खड़ा हो जाए।
शमशेर जी, एक बात और बताएं कि जिस तरह से जो कानून पर कानून, अध्यादेश पर अध्यादेश बीजेपी सरकार लगातार लेकर आ रही है, किसी भी तरीके से वो अपने आप को कमज़ोर नहीं मान रही है। इन चीज़ों से आपको क्या लगता है कि उनके पीछे कौन ऐसी ताकत है जो उनको ये करने को मजबूर कर रहा है? क्योंकि लोकतंत्र की यहाँ पर सरेआम हत्या की जा रही है एक किस्म से। ये बहुत प्रायोजित कार्यक्रम है। आपने देखा होगा शिलानी गुरुकुल से कुलदीप वत्स का इस्तीफा मांगा गया। जब ये विपक्ष को भी लोग घेरने लगे तो उन्होंने सोचा कि अपने घर जाने का रास्ता कैसे तैयार किया जाए। इन कानून में दोनों वर्गों की सहमति है। अगर नहीं हो तो कल पूरा कांग्रेस जेजेपी आए सड़कों पे। नहीं, ये इसका रास्ता कैसे देख रहे हैं आप सर? कुछ आपको लगता है कि जिस तरह से जो ये चीज़ें चल रही है, बिल लाया गया है, किसान नेता भी साथ में है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता अब इस समय की नहीं देखी जा रही, क्योंकि हालात बहुत ख़राब देश के होने जा रहे हैं। मैं कल किसी का फ़ोन गिर गया था, मैं 3 लड़कों के पास बैठा, मैं ये फ़ोन लौटा दो। उस लड़कों ने ऐसे क्वेश्चंस करे जो कहते जी मोदी का हमने वोट दिया था लेकिन हमें इसका चेहरा पहचानने में समय लगा, हम माफ़ी चाहते हैं। इतनी अवेयरनेस है हमारे समाज में, बता दूं आज। सिर्फ ये है पक्ष और विपक्ष को हम अलग ना देखें। ये क्लास इनकी खेती है, रातों रात पाला बदल जाएंगे। आज विपक्ष को जब अपने इस्तीफे से डर लग रहा था तो उसी लिए संशोधन का मोशन करके उससे भाग रहे कमेटी से। आप ये क्यों नहीं समझते? कम संख्या होने के बाद ये मोशन लाते हैं, तो इसके पीछे का खेल समझो। ये आंदोलन को दबाना चाहते हैं और आंदोलन ऐसे दबने वाला नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है इस सबसे बड़ी जुडिशरी के सीजीआई से, या जो एक्टिविस्ट भाई हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, ये बिल्कुल अल्ट्रा वायर है। जब पहले से रेमेडीज है तो आप मिक्स करके क्वासी जुडिशल बना देते हो। कॉग्निजेबल पावर उसमें है, 10 करोड़ तक की उसमें वो है। आज तक किसी एक्ट में हो तो बता दो। तो आपने जैसा अस्त्र बना रहे हो आप, ये संविधान के खिलाफ है। इसको न्यायालय में भी चुनौती दीजिए, लेकिन हर वर्ग इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और शांतिपूर्वक दे। और ये याद रखें, आंदोलन में आने से पहले कोई भी साथी, अगर किसी को नशा करना अपने घर पे कीजिए। अगर इस देश की संपत्ति, ये देश मेरा है, मैंने बनाया है, मेरे पूर्वजों का निर्माण है ये। अगर इस देश से जुड़े हुए तो इस देश के लोकतंत्र को भी बचाओ, इस अपने अधिकारों को भी बचाओ। देश की सुरक्षा पुलिस का नहीं, किसी सरकार ने पहला काम उस आंदोलनकारी का है। तो ये गलत तरह के संकेत सरकार दे रही है। शमशेर जी, एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से जो देश में जो व्यवस्था लागू हो रही है, देश के संविधान से परे हट करके पुरानी जो विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं हावी होती नज़र आ रही है। कैसे रास्ता निकले इस चीज़ों का? कैसे लोगों के समझ में आएगा? और जो इस तरह से जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, जगह जगह पर निजीकरण के विरोध में आंदोलन हो रहे हैं, बैंक कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा और इसका समाधान आप कैसे देखते हैं सर, वो बताएं। सबसे पहला समाधान तो कि हमें सूचनाओं की हमें काउंटर चेक करना पड़ेगा। जो प्रचार टीवी या पेड मीडिया है, हम गोदी मीडिया नहीं कहेंगे, बिकाऊ मीडिया कहेंगे उसको। बिकाऊ मीडिया के प्रचार सूचनाओं को परखें। आज इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ को खोज के देखें। सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। अंधभक्ति छोड़ दें, अंधभक्ति छोड़ दें, चाहे किसी पार्टी की हो, किसी की हो। अगर आपको देश से प्यार है, अपनी सरकारों पे भी शक कीजिए, नीतियों की समीक्षा कीजिए। और आज मैंने कहा कि इस फैसले के बाद मीडिया भी ख़त्म है, सोशल मीडिया भी, आपके प्रोटेस्ट करने का राइट भी ख़त्म है, आपकी संपत्तियाँ भी जब्त होंगी। और जहाँ जहाँ टोलों पे बैठे हैं या जहाँ शहरों में, ये एक भाई को दूसरे के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में खड़ा करने जा रहे हैं और ये तमाशा देखना चाहते हैं। तो खेल आपको समझ आ गया होगा।